बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 7, now we will start work for day 3 of general science. Students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन किस किस तरह होती है। हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन किन किन प्रोसेस से गुजरती है और होती है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा माउथ से स्टार्ट होती है, बल्कि एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसमें माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि जो माउथ है उससे हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुई। उसमें हमारे टीथ, उनका काम ये था कि फूड को ब्रेक करना और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, और फिर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और वो सलाइवा हमारी खुराक को सॉफ्ट कर देता है ताकि वो आसानी से हमारी फूड पाइप से गुज़र सके। फिर हमने पढ़ा था कि खुराक माउथ के ज़रिए एसोफेगस में आ जाती है, लेकिन अब एसोफेगस से स्टमक तक वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू पहुंचती है, जिस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट है जो कि फूड को पुश करती है और वो खुराक हमारी स्टमक में आ जाती है। फिर हमने स्टमक को डिस्कस किया कि इसमें जो डाइजेशन है वो कुछ गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की। फिर हमने ये पढ़ा कि डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एसिड मौजूद होता है। वो एसिड डिफरेंट जर्म्स जो हमारी फूड में मौजूद हैं उन्हें किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया कि हमारी जो फाइनल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पर 3 ऑर्गन्स हेल्प आउट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिनमें हमने कल डायग्राम में भी देखा था कि लिवर, उसमें गॉल ब्लैडर, फिर पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। इसी तरह फिर हमने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को पढ़ा कि जो विलाय है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को विलाय कहा, जिसका सिंगुलर था विलस। फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड तक किस तरह पहुंचती है। विलाय की वॉल्स से वो हमारे ब्लड के अंदर जाती है और फिर वो हमारी जो खुराक है वो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को, सेल्स को पहुंच जाती है। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमने ये जाना कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? पानी को एब्जॉर्ब करना, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो स्टूडेंट्स, जब अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड हो जाती है तो उसे हम फीसिस कहते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट रेक्टम में जमा हो जाते हैं और उसके बाद
एनस के ज़रिए वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रही है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर हमारी बॉडी कम पानी एब्जॉर्ब कर रही है तो हमें लूज़ मोशन और डायरिया इस किस्म की बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। Disorders of digestive system. Disorders of digestive system. अब डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीब। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह बेतरतीब हो जाता है, डिसऑर्डर बेतरतीब। तो स्टूडेंट्स, अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। बुक पेज नंबर 7 देखिए। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, ulcer, gas trouble, etc. Here we shall discuss diarrhea and constipation. Students, अब यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स बताए गए हैं जिनमें सबसे पहले बताया गया है डायरिया, फिर हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल। डायरिया, इसे हम डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। हार्टबर्न, अक्सर आपके यहाँ जलन होती है सीने में, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं। अल्सर, आपके मैदे में ज़ख्म हो जाता है। और गैस ट्रबल, गैस की भी जो है वो मसला होता है। यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ों को डिस्कस किया है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो स्टूडेंट्स, अब तमाम बच्चे बोर्ड की तरफ देखिए, हम डिस्कस करेंगे डायरिया को। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेतरतीब होना। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो हज़म करने का निज़ाम है, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डायरिया। डायरिया, इसके स्पेलिंग ध्यान से देखिए, DIARRHOEA, डायरिया। क्या वर्ड है? डायरिया। Students, diarrhea is passing a semi-liquid feces. जैसे कि हमने अभी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा कि जब उसमें पानी कम एब्जॉर्ब होता है, उसे उसकी वजह से डायरिया हो सकता है और लूज मोशन। सेमी लिक्विड फीसेस, ठीक है स्टूडेंट। डायरिया क्या है? डायरिया इज पासिंग अ सेमी लिक्विड फीसेस। तो स्टूडेंट्स, डायरिया जो है वो सेमी लिक्विड फीसेस है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? कॉजेज़, सबसे पहले है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से मुराद है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से तो पानी आपकी बॉडी कम एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर कम एब्जॉर्ब कर रही है।
जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है। एक तो वजह ये है। सेकेंड इज ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड कहते हैं आलूदा खुराक को। किसे कहते हैं? आलूदा खुराक को। स्टूडेंट्स, अक्सर ये होता है कि हम लोग हेल्दी फूड के बजाय बाहर से जब कोई खाना खाते हैं, जैसे बर्गर वगैरह, इस तरह के जंक फूड, तो उसमें डिफरेंट जर्म्स मौजूद होते हैं। आप देखते ही हैं कि वो यानी कि ओपन रोड के ऊपर उन्होंने अपने कैबिन्स लगाए हुए हैं, वहीं पर वो खुराक तैयार कर रहे हैं, जिससे रोड में कई गाड़ियां गुजर रही हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, वो सारे उस फूड के ऊपर मौजूद होते हैं। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं, उस फूड को कंज्यूम करते हैं, तो हम डायरिया का शिकार हो सकते हैं। तो ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड भी एक कॉज है डायरिया का, कि जो हम आलूदा खुराक खाते हैं उससे भी डायरिया हो सकता है। थर्ड है रिएक्शन टू सम मेडिसिन्स। स्टूडेंट, रिएक्शन टू सम मेडिसिन्स, इससे मुराद ये है, देखिए अक्सर डॉक्टर जब आपकी बॉडी में जैसे कोई भी इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक देते हैं, तो उस मेडिसिन को लेने से, खाने से आपको डायरिया हो सकता है। और अक्सर ये होता है कि आप कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो बाद में आप डॉक्टर को जब बताते हैं कि जब मैंने ये मेडिसिन कंज्यूम की तो मुझे डायरिया हो गया। और चौथी चीज़ जो सबब बनती है डायरिया की, दैट इज़ एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट। एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट। तो स्टूडेंट्स, चौथा सबब जो है वो है एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट, यानी कि बेचैनी। आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जज्बाती होकर, गुस्से में, या इस तरह आप बहुत बेचैन हैं किसी टेंशन में या प्रॉब्लम में, तो उससे भी डायरिया हो सकता है। तो कॉजेज़ में हमने पढ़ा इन्फेक्शन, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, रिएक्शन टू सम मेडिसिन्स, और फोर्थ वन एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट। स्टूडेंट्स, आप बुक पेज नंबर 7 पर देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, इस तरह आपको याद भी रहेगा। डायरिया इज पासिंग semi-liquid phases. It may be caused by an infection, eating contaminated food, a reaction to some medicines, or just anxiety or excitement. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि डायरिया है क्या, वजह क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब हमने डायरिया के सिम्टम्स पढ़ने हैं, यानी कि डायरिया की क्या अलामात हैं। तो स्टूडेंट्स, डायरिया की अलामात यानी कि सिम्टम्स, सिम्टम्स अलामात, इसमें सबसे पहले है एब्डोमिनल पेन। क्या है? एब्डोमिनल पेन, यानी कि जब आपको डायरिया होता है तो उसमें आपके पेट में बहुत दर्द होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है क्रैम्पिंग, यानी कि मरोड़ उठना, एकदम आप मतलब आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा पेन है तो मरोड़ उठ रहे होते हैं आपके पेट में, उसे क्रैम्पिंग कहते हैं। थर्ड वन इज़ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग कहते हैं पेट का फूलना, यानी कि स्वेलिंग हो जाना, सूजन
जिसकी वजह से आप डायरिया में ये अलामात जब हों तो आपको पता चल जाए कि ये डायरिया की अलामात हैं। नौज़िया कहते हैं मतली होना, यानी जब आप कहते हैं कि मेरा दिल ख़राब हो रहा है और वॉमिटिंग जो है वो आपको नहीं आ रही होती। अक्सर लगता है कि जो आपने खाया है, जो आपने फूड ली है, वो बाहर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस कंडीशन को हम नौज़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? नौज़िया। और जैसा कि हमने पढ़ा कि डायरिया में सेमी लिक्विड फीसेस पास होते हैं, तो सिम्टम्स में है इसके लूज मोशन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स जब वाटर कम तादाद में एब्जॉर्ब होता है तो इसे हम डायरिया कहते हैं और इसका एक सिम्टम लूज मोशन भी है। और लास्ट सिम्टम है फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स। सो स्टूडेंट्स, फीवर एंड ब्लडी स्टूल, आपको बुखार हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कहीं भी पेन है तो आपको फीवर ज़रूर होता है। अगर सीवियर पेन है तो ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, अगर कम है तो फिर कम होता है बुखार। ब्लडी स्टूल्स, ये ब्लडी स्टूल्स से मुराद है कि जब आपकी बॉडी कम पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है तो जो आपकी इंटेस्टाइन में वेसल्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स, वो सिकुड़ती हैं और उनमें से ब्लड रिसना शुरू हो जाता है। और जब आप स्टूल पास करते हैं या फीसेस, तो वो ब्लड भी साथ निकल रहा होता है, लेकिन वो ब्लड इस तरह नहीं आता जैसे कि आपकी फिंगर पर कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती है, इस तरह नहीं। चंद स्पॉट्स आपको नज़र आ जाते हैं ब्लड के, बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो रिसना शुरू हो जाता है, जिसे हम फीवर एंड ब्लडी स्टूल कहते हैं। अब बुक पर देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर। जैसा कि हमने पढ़ा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्लॉटिंग, नौजिया, लूज मोशन, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरिया कैन बी फेटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। अब फेटल का मतलब होता है बहुत नुकसानदेह है, सीवियर शदीद, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। जब आपको डायरिया है और आप पानी का इनटेक भी नहीं कर रहे तो स्टूडेंट्स, इस वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। स्टूडेंट्स, जब पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ एक लफ्ज़ जो कि है जब आपको पानी की कमी हो जाती है तो अक्सर डॉक्टर्स आपको ORS का कहते हैं कि ORS पिए। ORS से मुराद है ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, जब आपको डिहाइड्रेशन होती है तो डॉक्टर्स आपको
ORS का कहते हैं कि इसे 1 लीटर पानी में आप इस साशे को डालें और कंज्यूम करें, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं। तो ORS का मतलब होता है ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया डायरिया क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स। अब हमने जो डिस्कस करना है डैट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस क्या हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया डायरिया क्या है, फिर इसके कॉजेज़, सिम्टम्स। हमने ये पढ़ा कि डायरिया कैन बी फेटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, कि जो डायरिया है वो बहुत नुकसानदेह है अगर आपको शदीद पानी की कमी है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तो मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो एंटीबायोटिक्स जो कि डायरिया को ट्रीट करें, और दूसरी ORS ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब हमने प्रिवेंटिव या मेजर्स या प्रिवेंशंस पढ़नी है। सबसे पहले है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। स्टूडेंट्स, जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करें साबुन के साथ, बल्कि 2 दफ़ा वॉश करें बिल्कुल अच्छे तरीके से ताकि जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स हैं वो आपके हाथों से साफ़ हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, आपने जब भी टॉयलेट यूज़ करना है तो अपने हाथों को साबुन से 2 दफ़ा धोना है। सेकंड है वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। तमाम आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करें, उसके बाद वेजिटेबल्स को बनाएं और फ्रूट्स को वॉश कर कर खाएं। अक्सर ये होता है कि हम फ्रूट को इसी तरह वॉश किए बगैर पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं, जिससे हमें ये नहीं पता कि बहुत सारे जर्म्स उस पर मौजूद थे, वो हमारे पेट में चले गए हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने और पकाने से पहले अच्छे तरीके से वॉश करें। थर्ड वन इज़ डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। और जो आप गोश्त वगैरह या अंडे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से पकाकर फिर इस्तेमाल करें। अगर आप उन्हें पकाएंगे नहीं अच्छे तरीके से तो जो जर्म्स हैं वो किल नहीं होंगे और इससे आपको डायरिया हो सकता है। तो आप किस किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं? ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर cooking or eating. Don't eat uncooked meat and eggs. तो स्टूडेंट्स, हमने डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरिया को डिस्कस किया। आज का हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं और इस चैप्टर में से MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आप स्कूल आएंगे मैं ये काम चेक करूँगी। और जैसा कि स्टूडेंट्स आपके पहले टेस्ट लिए गए थे घरों में, इसी तरह अब आपके टेस्ट लिए जाएंगे इन लेक्चर्स में से। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Students of class 7, now we will start work for day 4 of general science। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमने डायरिया को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में डायरिया को डिस्कस किया था। अब हमने डिस्कस करना है जो दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस। Constipation is the painful or difficult passing of feces। तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़,
ये एक पेनफुल और डिफ़िकल्ट है पासिंग ऑफ फीसिस, यानी कि जब आपकी बॉडी पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो आपके लिए फीसिस का पास आउट करना मुश्किल हो जाएगा और पेनफुल भी, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 7 पर देखिए, कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस, यानी कि जो कब्ज़ है उसका पास होना, फीसिस का पास होना हमारी बॉडी से वो बहुत मुश्किल हो जाता है और पेनफुल भी होता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन्स मे पास फीसिस 3 or less than 3 times a week। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन्स जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनके जो फीसिस का पास आउट होना है बॉडी से, वो एक वीक में 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से कम। आप डेली बेसिस पर तो अपने स्टूल्स को पास आउट करते हैं, तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जो आप डेली बेसिस पर वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हो। लेकिन अगर ऐसे पर्सन्स जिनको वीक में 3 दफ़ा से कम फीसिस पास होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसकी वजह से उन्हें फीसिस को पास करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन। उसमें आप फर्स्ट लाइन को बताएंगे आंसर में। इसी तरह इस सवाल भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, तो वो है कॉन्स्टिपेशन। ये MCQ भी बन सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स भी। स्टूडेंट्स, अभी हमने कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, अब हमने इसके कॉजेज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले है टेकिंग फूड लो इन फाइबर। सबसे पहली वजह क्या है? टेकिंग फूड लो इन फाइबर, यानी कि आप फाइबर वाली खुराक कम ले रहे हैं। अब फाइबर क्या है? तो स्टूडेंट्स, अब फाइबर किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पर पिंक बॉक्स में आपको फाइबर्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए, पहली वजह ही ये है कि जब आप अपनी खुराक में फाइबर्स नहीं लेते तो कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। अब फाइबर्स कहते हैं, फाइबर्स जो हैं ये सॉफ्टन्स होते हैं, इनमें पानी मौजूद होता है, पानी को रखते हैं ये, और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं जब हम फाइबर्स ज़्यादा तादाद में अपनी खुराक में लेते हैं। अब फाइबर्स में आता क्या क्या है? फाइबर्स कहते हैं रेशे को, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, तो इनमें फाइबर्स मौजूद होता है। तो फाइबर्स आपकी खुराक को सॉफ्ट बना देता है, जिसके ज़रिए आप अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस को आसानी से पास आउट करा सकते हो। स्टूडेंट्स, तो फाइबर्स का इनटेक जब तक नहीं होगा,
हमें कॉन्स्टिपेशन की डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा। तो फाइबर्स क्या करते हैं? हमारी खुराक को सॉफ्ट करते हैं, वाटर होल्डिंग है, लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस को आसानी से पास आउट कराते हैं बॉडी से, वो फाइबर्स हैं। तो सबसे पहली वजह हमने क्या पढ़ी? टेकिंग फूड लो इन फाइबर। जब हम फाइबर कम लेते हैं अपनी खुराक में, जैसे कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। दूसरा कॉज क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक का क्या मतलब होता है? कमी। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ कोई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप सुबह उठे, नाश्ता किया और उसके बाद फिर लेट गए, कोई आपने जो है वो एक्सरसाइज नहीं की, वॉक नहीं की, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे और उनका काम फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। अब जैसा कि एक मशीन है, आप उसे कई अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स पैदा होंगे। इसीलिए एक सबब ये भी है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड है नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। एक वजह ये भी है कि आप पानी जो है वो नहीं पीते, जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए आप उतना इनटेक नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी बिल्कुल नहीं पीते और ना उनकी बॉडी से जो है वो पसीना निकलता है। एसी में हर टाइम बैठने से कि मुझे प्यास नहीं लगती, लेकिन आपको पानी का इंटेक लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यानी कि जितनी आपको लिमिट बताई गई है 8 ग्लास एवरी डे, इतने ग्लास आपको पानी इंटेक करना है ताकि आप इस कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। अच्छा, फोर्थ है डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम। डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम। आप वॉशरूम, आपको जो है वो अर्ज हो रहा है वॉशरूम जाने का, तो आप वॉशरूम नहीं जा रहे, तो इसकी वजह से भी वो जो मादा है जिससे एक्सक्रीट आउट करना है, आपका ब्रेन आपको बार बार मैसेज दे रहा है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है इसे एक्सक्रीट आउट करें, लेकिन आप वॉशरूम नहीं जा रहे, तो वो यहाँ जमा होने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन करता है। इसी तरह बहुत सारे लोग यूरिन और फीसिस को रोक लेते हैं और डिले करते हैं वॉशरूम जाने से, तो इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि वो फीसिस वहाँ पर जमा हो जाते हैं और फिर कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनते हैं। और यूरिन को डिले करने से आपकी किडनीज ख़राब हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। फिर हमने कॉजेज़ को डिस्कस किया
जिसमें हमने टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड है नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम। तो कॉजेज़ में भी हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि हम किस तरह बचाव कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं। तो प्रिवेंशंस देखते हैं। अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। अब प्रॉपर लाइफस्टाइल से क्या मुराद है कि आप सुबह उठे, नाश्ते के बाद कुछ एक्सरसाइज की, स्कूल गए आए, आपकी कोई अगर स्पोर्ट्स है तो आपने गेम्स वगैरह खेल ली, ठीक है। तो आपने यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की। आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर है क्या है? एडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो अपनाना चाहिए। दूसरा, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रोज़ाना एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट से आपको इस बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, खाकर सो जाएंगे, तो उसकी वजह से मूवमेंट ना होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि आप काफ़ी टाइम बैठे रहे हैं। आपको चाहिए कि चहलकदमी किया करें खाने के बाद भी। अब यहाँ पर बात हो रही है, थर्ड है ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर। जबकि हमने कॉजेज़ में पढ़ा था, क्या वजह बनी थी कॉन्स्टिपेशन की? टेकिंग फूड लो इन फाइबर। तो अगर हम इससे बच सकते हैं तो क्या करें? ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर। हमें जो है वो ज़्यादा फाइबर्स अपनी खुराक में लेने चाहिए। अब उसमें क्या क्या आएगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स यानी दालें वगैरह आप लें, उनमें बहुत सारा फाइबर मौजूद होता है। अगर आप अपनी बॉडी को फाइबर्स देंगे तो इससे ये होगा कि वो आपकी खुराक को एक तो फीसिस को सॉफ्ट कर देंगे और उसे बॉडी से पास आउट कराने में मुश्किल नहीं होगी। फोर्थ है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कॉजेज़ में, नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर यानी कि जब हम पानी नहीं पिएंगे, काफ़ी जो नहीं है हमारे लिए पानी, तो हम अगर पानी नहीं पीते तो हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंशंस में हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए जो कि रोज़ाना के 8 ग्लास होने चाहिए, एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे। और पॉइंट नंबर 5 है गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो वजूहात पढ़ी कि डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम, अगर हमें हाजत महसूस हो रही है और हम वॉशरूम नहीं जा रहे
तो ये भी एक वजह है कॉन्स्टिपेशन की। लेकिन अगर हम लोग जब हमें हाजत महसूस हो रही है तो हम वॉशरूम जा रहे हैं तो इससे हम बच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है फीसिस, ये ऊपर फिर जमा होना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इस वजह से हमें चाहिए कि इन प्रिवेंशंस पर अमल करें और इन कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। तो प्रिवेंशंस फिर रिपीट कर देती हूँ। अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, टेकिंग regular exercise, eating lots of fiber, drinking plenty of water, going to the washroom when we have the urge। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया है। आज का हमारा वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है। आप सब स्टूडेंट्स ने इसकी रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं और इस चैप्टर में से MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपका ये काम चेक करूँगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको टेस्ट के लिए घरों में शीट्स और पेपर प्रोवाइड किया गया था और टेस्ट आपके घरों में ही लिए गए थे, इसी तरह आपके टेस्ट होंगे, लिए जाएंगे। इन लेक्चर्स में से ही आपने तैयारी करनी है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.